नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शीरीन। सबसे पहले बुलेटिन में एक बड़ी खबर आपको बता दें। रांची में राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दिया। परिवार के हर व्यक्ति को हर महीने 7 किलो अनाज देने का वादा किया है। कहा, हमारी सरकार बनी तो जातीय जनगणना कराएंगे। हमारी लड़ाई देश के गरीबों की लड़ाई है। हर महिला को हर महीने बैंक अकाउंट में 2500 रुपए देने का भी वादा राहुल गांधी ने किया। तो झारखंड में राहुल गांधी का ये बड़ा ऐलान। रांची में उन्होंने जनता से बड़ा वादा किया। परिवार के हर शख्स को हर महीने 7 किलो अनाज देने का वादा। बैंक अकाउंट में हर महीने 2500 रुपए झारखंड की अगली सरकार देगी। ये हमारा फाउंडेशन है। झारखंड की हर महिला से कहना चाहता हूं, हर गरीब महिला से कहना चाहता हूं, जैसे ही हमारी सरकार आएगी आपको बैंक अकाउंट में हर महीने 2500 रुपए मिलेगा। फूड सिक्योरिटी बहुत बड़ा मुद्दा है। 7 किलो हर महीने हर व्यक्ति को हमारी सरकार देगी। और गैस सिलेंडर के जो दाम नरेंद्र मोदी की सरकार ने बढ़ा रखे हैं उसको हम 450 रुपए का कर देंगे। स्वास्थ्य योजना, राजस्थान में हमने एक ऐतिहासिक स्वास्थ्य योजना लागू की थी। 25 लाख रुपए तक का वहां पे हेल्थ इंश्योरेंस था और बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ। ऑपरेशन करवाना हो, हार्ट, पेट का, किडनी का, हार्ट का वाल्व बदलना हो, स्टेंट लगवानी हो, गरीब से गरीब व्यक्ति इस योजना का फायदा उठा सकता था। वही एक्सपीरियंस हम झारखंड के लोगों को देना चाहते हैं और इसलिए हम झारखंड के लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना, 15 लाख रुपए तक का हेल्थ केयर कवर। आप प्राइवेट अस्पताल में कोई भी सर्जरी करवा पाएंगे। तो राहुल गांधी ने रांची में झारखंड की जनता से बड़े चुनावी वादे किए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात अब करेंगे प्रदूषण से किस तरह दिल्ली पर लग गया है ग्रहण। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने 12वीं तक की सभी कक्षाएं बंद करने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि एनसीआर क्षेत्र की सभी राज्य सख्ती से ग्रैब 4 लागू करें और अलग अलग टीमें बनाकर इस पर काम किया जाना चाहिए। इसकी निगरानी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्ती प्रदूषण को लेकर। और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से हलफनामा दाखिल कर जवाब भी मांगा है कि आखिर ग्रैब 4 लागू करने के लिए क्या क्या किया है। कोर्ट ने कहा कि मौसम सुधरने के अनुमान से ग्रैब का स्तर बढ़ाने में देरी करना गलत है। गंभीर हालत को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से सड़क, पुल, पाइपलाइन निर्माण को रोकने पर विचार करने के लिए कहा। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार 50% क्षमता से दफ्तरों में काम कराने पर भी विचार करे। तो प्रदूषण की खतरनाक स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की सख्ती और इस पर और क्या कोर्ट ने कहा है, रुक कर लेते हैं। निपुण सहगल हमारे साथ जुड़ गए हैं। निपुण, लगातार प्रदूषण का स्तर गिरता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सख्ती दिखाई है। क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए इसको लेकर? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्ती दिखाई है शीरीन, और ये कहा है कि आखिर मौसम सुधर जाएगा ये सोचते हुए या ये अनुमान लगाते हुए आप ग्रेप के प्रावधान को लागू करने में या उसके स्तर को बढ़ाने में आप जो विलंब करते हैं वो बिल्कुल अस्वीकार्य है। ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि एनसीआर में जितने भी शहर हैं, यानी कि दिल्ली के अलावा यूपी, हरियाणा, इनके जो शहर हैं, राजस्थान के भी कुछ शहर आते हैं इसमें एनसीआर में, उनमें भी जो है ग्रेप 4 को लागू किया जाए जहां लागू नहीं किया गया है। ग्रेप 4 मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि प्रदूषण के स्तर में जब बढ़ता है तो उसको काबू में करने के लिए जो उच्च स्तर के उपाय होते हैं, जैसे निर्माण कार्य रोक देना, गाड़ियों पे कुछ प्रतिबंध लगा देना, स्कूलों को बंद करा देना, ऐसी तमाम चीजें ग्रेप 4 में की जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इनको सभी राज्य जिनके शहर एनसीआर में पड़ते हैं वो सख्ती से लागू करें अपने शहरों में और टीमें बनाएं और 12वीं तक की जो कक्षाएं हैं उनको बंद करा दें राज्य सरकारें। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। अभी कुछ राज्यों ने ये कहा था कि हमने कुछ क्लासेस को बंद कराया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आप 12वीं तक की क्लासों को बंद कराइए। ठीक है, आप रहिएगा हमारे साथ। निपुण, इस पर विस्तार से आगे भी आपसे बात करेंगे, लेकिन इसी को लेकर दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एक बार जरा सुन लेते हैं। आना पड़ेगा, जिम्मेदारी कबूलनी पड़ेगी और इसके समाधान के लिए काम करना पड़ेगा। मौन व्रत धारण करने से भारतीय जनता पार्टी बच नहीं सकती है।
स्कूलों को लेकर कोर्ट ने कहा है कि 10वीं 12वीं के स्कूल भी एनसीआर में बंद किए जाए, ऑनलाइन मोड में किए जाए। अभी जो निर्णय लिया गया है उसको हमने आपके सामने बताया। कोर्ट का जो डायरेक्शंस आएगा उसके अनुसार फिर सरकार उस पर स्टडी करके अपना निर्णय लेगी। सर, ये भी कहा गया है कि 450 से नीचे भी क्यों आया था तब भी ग्रेफ फूड नहीं हटाना है बगैर पूछे, कोर्ट ने कहा है। मैंने तो कहा ना कि कोर्ट का जो डिसीजन है, कोर्ट का डिसीजन जो है हमारे पास आएगा और कोर्ट के निर्णय के अनुसार फिर सरकार अपनी कार्ययोजना बनाएगी। सर, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी बात को इंगित किया है जो आप इशारा कर रहे हैं कि पड़ोसी राज्य ग्रैब 4 इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, ग्रैब 3 भी इंप्लीमेंट नहीं किया था। उन्होंने इंश्योर करने के लिए कहा है कि टीम सेटअप की जाए जो मॉनिटर करे कि ग्रैब 4 इंटायर एनसीआर के अंदर भी बराबर लागू हो रहा है। मैं उससे आगे की बात कह रहा हूं। क्या पूरा उत्तर भारत प्रदूषण की मार झेल रहा है? बुजुर्गों को सांस लेना मुश्किल हो रहा है, बच्चों को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, और केंद्र सरकार सोच सकती है क्या किसी देश की? दुनिया के किसी देश के अंदर अगर ये हालात पैदा हो तो क्या उस देश की केंद्र सरकार सोच सकती है क्या? क्या केंद्रीय पर्यावरण मंत्री मौन व्रत धारण कर सकता है क्या? क्यों भाग रही है भारतीय जनता पार्टी अपने जिम्मेदारियों से? और हम जो करना चाह रहे, 2.5 महीने पहले हमने एप्लीकेशन लगाई, भाई परमिशन तो दिलवा दो। आज वो दिन आ गया। आज जो स्मॉग बना हुआ है या तो तेज हवा से टूटेगा या फिर बारिश से टूटेगा, उसके अलावा कोई उपाय नहीं। पोल्यूशन के सोर्स को कंट्रोल करने के लिए हम ग्रैब 4 के माध्यम से काम कर रहे हैं कि उनको रिड्यूस किया जाए, लेकिन वो भी दिल्ली में लागू हो रहा है। दिल्ली के चारों तरफ उसकी भी कोई पूछने वाला भी नहीं है, कोई माई बाप भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में कि उन ग्रैब के नियमों का क्या होगा। मैं तो उस दिन हैरान था जब मैं गया डिपो के अंदर और देखा कि BS4 की बस फिर भी भेजी जा रही है। पूरे एनसीआर में CAQM ने बैन लगाया। दिल्ली के बॉर्डर में इंटर तब की होगी बस जब भारतीय जनता पार्टी के बॉर्डर की सरकारों के सारे जिलों को क्रॉस की होगी। किसी ने पूछा भी नहीं, उन्होंने भेज भी दिया वहां से। तो ये जो मेडिकल इमरजेंसी भारतीय जनता पार्टी क्रिएट होने के बाद भी लोगों को जिस तरह से अकेला छोड़ करके मौन व्रत धारण की हुई है, इसके उलट आप एक बात सोचो कि अगर पंजाब 47,000 से 7,500 पे ला सकता है। तो देखिए, अब इस मामले पर सियासत भी हो रही है। केंद्रीय मंत्री जो दिल्ली सरकार के केंद्रीय मंत्री हैं वो सीधे सीधे कैबिनेट मंत्री ये कह रहे हैं गोपाल राय की जिम्मेदारियों से भाग रही है बीजेपी और पूरा ठीकरा बीजेपी पर फोड़ते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं, हमारे साथ निपुण सहगल लगातार बने हुए हैं। निपुण, इससे पहले भी कोर्ट सख्ती दिखा चुका है, नाराजगी जाहिर कर चुका है और सरकारों से सवाल भी मांग चुका है, पूछ चुका है कि आखिर आप लोग कर क्या रहे हैं। आज भी कोर्ट ने कुछ सवाल किए हैं सरकार से? बिल्कुल सवाल किए हैं और दिल्ली से तो हलफनामा मांगा ही है कि ग्रैब 4 तो आप कह रहे हैं कि हमने लागू कर दिया है, इसको लागू वाकई में हो सके इसके लिए कदम क्या उठाए हैं, जरा इसका ब्यौरा हमें दीजिए। जो एनसीआर के जो राज्य हैं उनसे भी कहा है कि आप सख्ती से लागू कीजिए ग्रैब 4 के प्रावधानों को, और हमें आप भी हलफनामा दाखिल करके बताएं कि आपने क्या कदम उठाए हैं। स्कूलों को बंद करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसके बारे में तो मैंने जानकारी दी ही। जहां तक बात है, मैं गोपाल राय की बात को सुन रहा था कि पंजाब में आंकड़े गिर गए हैं पराली जलाने के। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर यकीन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में आज ही एक बिल्कुल आंकड़ा रखा गया जिसमें कि दूसरी सैटेलाइट से, जो दक्षिण कोरिया की एक सैटेलाइट है, उसके जरिए दिखाया गया कि पंजाब में अभी भी पराली जल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये आंकड़ा भी हमें ठीक है दिया जाए और दिखाया जाए कि कहां पराली जल रही है और राज्य क्यों कार्रवाई कह रहा है कि आप लोग सिर्फ घुमाइए मत, आप कर क्या रहे हैं वो बताइए, क्योंकि दिल्ली इस वक्त दम घोटू हो चुकी है। लोगों के लिए कितना मुश्किल हो रहा है वहां पर सांस लेना भी। बहुत शुक्रिया आपका निपुण, फिलहाल इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, राहुल गांधी ने बीजेपी पर एक बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी को बीजेपी ने छोटा पोपट जिस तरीके से कहा था उस पर अब जवाब भी यहां पर दिया गया है। देखिए, राहुल को ये नाम बाला साहेब ठाकरे ने दिया, बीजेपी की तरफ से कहा गया है छोटा पोपट ने कांग्रेस को चौपट कर दिया। बीजेपी ने यह हमला बोला राहुल गांधी को लेकर, बीजेपी का यह बड़ा हमला राहुल गांधी पर, यह कहते हुए कि छोटा पोपट है वो जिसने कांग्रेस को पूरी तरीके से चौपट करके रख दिया है।
उन्होंने पोस्टर दिखाया है तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे। ये असली पोस्टर तो ये है। क्या है तिजोरी के अंदर? ये मोटा माल जो गांधी परिवार ने लूटा है वो है तिजोरी के अंदर, और तिजोरी के बाहर ये एक्यूज नंबर 1 और एक्यूज नंबर 2 दोनों बेल पे बाहर हैं। और दूसरा पोस्टर है छोटा पोपट कर दी अपनी पार्टी चौपट, और ये छोटा पोपट नामांकन बाला साहेब ठाकरे द्वारा किया गया है। बाला साहेब ठाकरे द्वारा ये नामांकन किया गया है। महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा, भारतवर्ष का हर कोई बाला साहेब ठाकरे जी का सम्मान करता है। ये नया नामांकन है जो कल सोशल मीडिया में हमने देखा है। छोटा पोपट करे पार्टी चौपट, और ये दोनों बेल पे बाहर हैं, दोनों बेल पे बाहर हैं। राहुल जी, आपको याद है ना 2019 के चुनावों से पहले आपने चौकीदार चोर है कह के हंगामा मचाया था, ऐसे ही ड्रामा कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में कान पकड़कर उठक बैठक करनी पड़ी इस छोटे पोपट को, और यही हश्र आज फिर से होने वाला है। रोज सुबह मुर्गी अंडे देती है और हर चुनाव से पहले राहुल गांधी मीम देते हैं। मुर्गी अंडे देती है, राहुल गांधी मीम देते हैं। देखिए, दरअसल मुंबई में आज राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान पीएम मोदी के एक हैं तो सेफ हैं के नारे पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने अडानी का नाम लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा और पूछा कि कौन सेफ है। इस दौरान राहुल एक लॉकर के साथ भी नजर आए। एक है तो सेफ है, एक कौन है? एक नरेंद्र मोदी जी हैं, अदानी जी हैं, अमित शाह जी हैं। सेफ है तो कौन सेफ है? अदानी जी सेफ हैं। कष्ट किसको होगा? धारावी की जनता को होगा। नुकसान किसका होगा? धारावी की जनता को होगा। जो हिंदुस्तान की स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, जिसका एक चिन्ह धारावी है, उसको एक व्यक्ति के लिए खत्म किया जा रहा है। तो लड़ाई यही है। नारा उन्होंने दिया, हमने आपको समझा दिया। इस इलेक्शन का नारा मोदी जी ने दिया है और बिल्कुल सही नारा है। एक है तो सेफ है। सवाल है सेफ कौन है, सेफ किसका है, एक कौन है, यह सवाल है। और राहुल गांधी के बयान पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि राहुल गांधी को लोग एकदम हल्के में लेते हैं। जनता के बीच उनकी सारी सच्चाई सामने आ गई है। राहुल गांधी को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। राहुल गांधी 3 बार से ऐसी भाषा बोल बोल करके जनता के बीच उनकी सारी बातें ओपन हो गई है। जो मखमल में सोने चांदी की चम्मच बर्तनों का इस्तेमाल करके जनता की गाड़ी कमाइयों के आधार पर अपनी सत्ता में आते हैं, उनको जनता की समस्या से रूबरू होना भी नहीं आता। और राहुल गांधी हो, उनकी माता सोनिया गांधी हो, इनकी 5 पीढ़ी से देश में राज रहा है, लेकिन देश ने उसकी कीमत चुकाई है। देश नीचे तक पहुंच गया था। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था से 4थी अर्थव्यवस्था में अगर भारत पहुंच रहा है, अपनी एक महाशक्ति बनाकर दुनिया के सामने दिख रहा है, तो इनकी जमीन खसक रही है। इसीलिए ये हल्के हथकंडे पे आए। जनता सब जानती है, जब तीसरी बार सरकार बनी माननीय मोदी जी की, इसके बाद तो कुछ बचा नहीं। और लोकतंत्र में सबसे बड़ा पैमाना ये है, हमने अगर जनता का जनादेश पाया है, इसका मतलब है कि जनता भाजपा के साथ है, माननीय मोदी जी के साथ। कि महाराष्ट्र में कुछ ही देर में चुनाव प्रचार थम जाएगा, लेकिन उससे पहले पोस्टर को लेकर वार पलटवार का दौर जारी है। राहुल गांधी ने एक है तो सेफ है के नारे को लेकर पीएम मोदी पर तंज किया, तो राहुल के सवालों पर बीजेपी ने चौतरफा हमला बोल दिया है। मुंबई में बीजेपी के महासचिव विनोद तावड़े ने राहुल के सवालों का पोस्टर के जरिए जवाब दिया। इस पोस्टर में लिखा है कि एक है तो सेफ है और राहुल गांधी फेक हैं। इसके साथ ही बीजेपी ने अडानी के साथ कांग्रेस नेताओं की तस्वीरें भी जारी की और कांग्रेस शासित राज्यों में अडानी के निवेश का भी जिक्र किया। राहुल जी, ये देखिए कि रॉबर्ट वड्रा है, गहलोत जी है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री है, शशि थरूर है, बाकी प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी है। तो ये फोटो आपके उस सेफ में नहीं थे क्या? या अगर थे तो आपने दिखाए नहीं। इसका मतलब एक है तो सेफ है, राहुल गांधी
फेक है। और आइए इस पर राहुल गांधी खुद जवाब भी दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको सीधे सुनवाते हैं। तो हम उसके खिलाफ नहीं, हम खिलाफ हो ही नहीं सकते क्योंकि वो हिंदुस्तान का कानून है। मगर जब आप ड्यू प्रोसेस को तोड़ रहे हो, एक व्यक्ति को एयरपोर्ट, पोर्ट, स्टोरेज, हाईवे, डिफेंस इंडस्ट्री सारा पकड़ा रहे हो, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इसके हम खिलाफ हैं क्योंकि ये एंटी नेशनल काम है। धन्यवाद साथियों। राहुल जी एक सवाल ये है, राहुल जी अभी एक सेकंड, अभी राहुल जी को अब आगे भी जाना है। राहुल जी सिर्फ एक सवाल है, इस वार्ता को यहीं झारखंड का जो युवा मतदाता है, धन्यवाद। मैं संजय गांधी बोल रहा हूँ सर, आपने नाम पुकारा, मेरा सवाल आपकी बारी उन्होंने ले ली तो अब सर मेरी गलती नहीं है इसमें। राहुल जी थैंक यू वेरी मच। राहुल जी एक सवाल, तो जो आरोप लग रहे थे उस पर जवाब भी राहुल गांधी ने दिया और फिर से अडानी का जिक्र करते हुए कई बड़े आरोप बीजेपी पर लगाए राहुल गांधी ने। सीधे आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी मृत्युंजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, आखिरी कुछ घंटे हैं चुनाव प्रचार के, लेकिन जिस तरह से ये पोस्टर वॉर पूरे महाराष्ट्र चुनाव प्रचार के दौरान हमने देखने को मिला, वो आखिरी घंटों में भी, और राहुल तो पूरा लॉकर लेके पहुंच गए, एक के बाद एक पोस्टर्स निकाल रहे थे उसमें से। बिल्कुल, चाहे मुद्दों की बात हो और मुद्दों पर जवाब देने की बात हो, दोनों की तरफ से हाजिर जवाबी पेश की गई, चाहे महायुति की बात करें या फिर एमवीए की बात करें। जिस तरह से आज के अखबारों के हम पन्ने देखें तो अखबारों के पन्ने प्रचार से पटे पड़े हैं, जहां पर महायुति ने प्रचार किया है कि 2014 के पहले किस प्रकार से मुंबई में सीरियल ब्लास्ट होते थे, आतंकी हमले होते थे देश में, 2014 के बाद तस्वीर बदली है। तो वहीं पर राहुल गांधी और बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधते हुए नजर आए, जहां पर हमने देखा किस प्रकार से राहुल गांधी एक नाटकीय अंदाज में पेश कर रहे हैं कि एक है तो सेफ है, तो कौन लोग सेफ रहेंगे, कौन लोग एक रहेंगे, जिस पर बीजेपी ने जवाब दिया कि ये खुद एक तरफ तेलंगाना में एमओयू साइन करते हैं अडानी के साथ में और महाराष्ट्र में आकर इनका रुख बदल जाता है और उसको लेकर तस्वीरें भी पेश करते हैं। हाल ही में जो रेवंत रेड्डी की सरकार तेलंगाना में पिछले साल बनी, उसके बाद में जो अडानी के साथ एमओयू साइन किए गए उसको लेकर तस्वीरें भी सामने आई हैं और कितना एग्रीमेंट किया गया उसको लेकर भी ये तस्वीरें साझा की गई, जिस पर यह कहा गया कि एक है तो सेफ है, राहुल गांधी फेक है। तो इस प्रकार के अलग अलग भाषण, बयानबाजी, चुनावी राजनीति मुद्दे हमें चुनाव प्रचार के दौरान देखने को मिले। अगले कुछ मिनट और है, चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। अब जनता को ये अपनी बातों से और मुद्दों से चीजों का जनता पर किस तरीके से असर पड़ता है और इनका असर नतीजों में कितना देखने को मिलेगा। शुक्रिया मृत्युंजय इस तमाम जानकारी के लिए। और महाराष्ट्र के शिवड़ी में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे पर बड़ा जुबानी हमला बोला है। राज ठाकरे ने कहा है कि शिवसेना छोड़कर जाने वाले लोग गद्दार नहीं है, असली गद्दार तो उद्धव ठाकरे हैं। राज ठाकरे यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि शिवसेना की इस हालत के लिए उद्धव ही जिम्मेदार हैं। ही काँग्रेस जी स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा हे राहुल गांधी अक्कल पण नाही त्याला, स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा अपमान करते। त्या दिवशी आमच्या त्या काय आपल्या खासदार वर्षाताई गायकवाड व्यासपीठावरती वर्षाताई गायकवाड त्या राहुल गांधींना शिवछत्रपतींची प्रतिमा देत होत्या। ती प्रतिमा त्यांनी घेतली, अशी बघितली, प्रतिमेकडे बघितलं आणि दुर्लक्ष केलं, दुसरीकडे तोंड फिरवलं। महाराजांची प्रतिमा देखील हातामध्ये घ्यायला जो माणूस ज्याला लाज वाटते त्यांच्याबरोबर जाऊन हे बसलेत। आणि का बसले होते? स्वतःचा स्वार्थ, बस मला मुख्यमंत्री करा। एका माणसाने सगळे अख्खी पक्षाची वाट लावली। अनेक लोक निघून गेले, त्या लोकांना हे म्हणतात गद्दार आहेत। अरे गद्दार तर घरात तिथे बसलाय, ज्यांनी पक्षाशी गद्दारी केली। और इस पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता वैभव परब हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव, चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, लेकिन सबसे बड़ा हमला राज ठाकरे का उद्धव ठाकरे पर, किस तरीके से देखा जाए इसे? देखिए, राज ठाकरे के इस बयान को मास्टर स्ट्रोक के हिसाब से देख सकते हैं, क्योंकि आज का दिन बड़ा अहम था और महाराष्ट्र में फिलहाल चर्चा यही है कि असली कौन है और नकली कौन है, गद्दार कौन है और निष्ठावान कौन है। तो राज ठाकरे ने यह बयान दिया है कि उद्धव ठाकरे खुद
गद्दार है, क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए कांग्रेस के साथ जुड़ गया है और वो भी सीएम पद के लिए। देखिए अभी महाराष्ट्र में फिलहाल महाविकास आघाड़ी और महायुति के बीच में ये लड़ाई हो रही है, लेकिन राज ठाकरे भी हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, यानी जो बीजेपी बात कर रही है वही राज ठाकरे बात कर रहे हैं। तो इसीलिए राज ठाकरे की भी लड़ाई है वो महाविकास आघाड़ी के खिलाफ है। इसलिए वो राज ठाकरे ने जो बयान दिया है वो सीधा उद्धव ठाकरे को निशाना बनाया है, यानी उद्धव ठाकरे को डैमेज करने का प्लानिंग है। देखो राज ठाकरे की भी वोटर है उद्धव के खिलाफ। ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। परब, देखिए राज ठाकरे के उद्धव ठाकरे को गद्दार बोलने के बयान पर शिंदे गुट के सांसद श्रीकांत शिंदे ने क्या कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। जिस तरीके से पूरे शिवसेना का कांग्रेसीकरण हो रहा था और बाला साहब के विचार छोड़ दिए, बाला साहब का हिंदुत्व छोड़ दिया, ये देखकर सभी लोग जो है बहुत अस्वस्थ थे। सभी लोगों ने कि ये क्या हो रहा है पार्टी में, पार्टी का क्या हो रहा है, पार्टी का नुकसान हो रहा है। बाला साहब ने जो पार्टी खड़ी की वो पार्टी आज कहाँ जा रही है। बाला साहब ने जिनका हमेशा विरोध किया कांग्रेस का, बाला साहब ने तो ये भी कहा कि अगर मेरी पार्टी का कांग्रेसीकरण हो रहा होगा तो मैं मेरी पार्टी बंद कर दूंगा। तो बाला साहब के विचार भूल गए, सब आइडियोलॉजी को तोड़ मरोड़ कर बाजू में फेंक दिया इन्होंने, सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लालच में। इसलिए इतने लोगों ने इतना बड़ा निर्णय लिया। आज 50 एमएलए, 13 एमपी, लाखों शिवसैनिक ये शिंदे साहब से जुड़ गए हैं और लोकसभा में लोगों ने बता दिया है कि लोग किसके साथ में। और अभी विधानसभा में भी लोग बड़ी बहुमत से शिवसेना के सभी एमएलए को जो है चुनकर देगी, क्योंकि बाला साहब के विचारों को आगे लेके जाने का काम, बाला साहब को जो अभिप्रेत था, उनको जो चाहिए था काम, वो काम शिवसेना कर रही है। वो काम मोदी जी ने किया, 370 कलम हटाने का काम मोदी जी ने किया। उसी के साथ में ट्रिपल तलाक हो वो हटाने का काम जो है मोदी जी ने किया। देखिए महाराष्ट्र के साथ ही थोड़ी ही देर बाद झारखंड में भी चुनाव प्रचार थमने जा रहा है, जहां प्रचार की आंधी चल रही है। आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झारखंड में 3 सभाएं की। राजमहल से लेकर जामताड़ा और देवघर तक उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे का जिक्र किया। सीएम योगी ने रोहिंग्या मुसलमानों की घुसपैठ से सावधान किया। योगी ने कहा कि देश तब गुलाम हुआ था जब हिंदू बटा था, अब बटना नहीं है, बटे थे तो कटे थे। हिंदू बटा नहीं होता तो अयोध्या मथुरा काशी में अपमान नहीं झेलना पड़ता। झारखंड में रोहिंग्या मुसलमानों की वजह से रोटी बेटी पर संकट, जाति के नाम पर बटना नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे का नारा एक बार फिर से इस मंच से योगी आदित्यनाथ ने दिया। भारत माता की जय श्री राम। देश तब गुलाम हुआ था जब हिंदू बटा था, अब बटना नहीं है, बटे थे तो कटे थे। अयोध्या में अगर हिंदू बटा नहीं होता, 500 वर्ष पहले जाति के नाम पर बटा नहीं होता, तो अयोध्या में अपमान नहीं झेलना होता। अगर हिंदू बटा नहीं होता तो काशी में अपमान नहीं झेलना होता। हिंदू बटा नहीं होता तो मथुरा में अपमान झेलना नहीं होता। हम जब बटे थे तो अपमान झेलना पड़ा था। ये तो घुसपैठ रोहिंग्या मुसलमानों की हो रही है। ये लोग यहाँ की बोली वाली बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। लब के हाथ को बढ़ावा दे रहे हैं, लैंड के हाथ के नाम पर उनकी जमीनों पर कब्जा करते हैं। जाति के नाम पे बटना नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे। योगी आदित्यनाथ झारखंड में प्रचार कर रहे थे तो उधर उनके नाम पर यूपी में भी चुनावी माहौल गर्म दिखा। मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट के लिए प्रचार करने पहुंचे एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे वाले बयान को लेकर उन पर सीधा हमला बोला। ओवैसी ने सीएम योगी पर सुलगते हुए सवाल डाले। बटोगे तो कटोगे का मतलब क्या है, ओवैसी ने पूछा। याकूब अंसारी को बोल सकोगे बटोगे तो कटोगे? झांसी में याकूब अंसारी ने बचाई थी मासूमों की जान, जिसको लेकर योगी आदित्यनाथ पर ओवैसी ने हमला बोला है। योगी बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे, प्रधानमंत्री बोलते हैं एक है तो सेफ है, कोई कहता है धर्म युद्ध है, कोई कहता है और जिहाद है। अब ये और जिहाद कहां से आ गया मुझे नहीं मालूम। और हम मोदी को और योगी को बोल रहे हैं अब तुम अपनी
जबान से बुलडोजर का तो नाम लेके बताओ। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि अगर कोई गवर्नमेंट का अधिकारी बुलडोजर लेकर आएगा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो हमारे अहकामात का उल्लंघन कर रहा है, उसकी नौकरी चले जाएगी। तो बाबा तुम्हारा बुलडोजर चला गया। तो सुना आपने योगी आदित्यनाथ पर किस तरीके से एक के बाद एक कई सवाल असदुद्दीन ओवैसी ने दागे। इस पर बात कर लेते हैं। विवेक राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, आखिरी दिन चुनाव प्रचार का, लेकिन सियासी बयानबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही। ओवैसी ने कई सवाल आज पूछे योगी आदित्यनाथ ने इसे। बिल्कुल, देखिए चुनाव प्रचार का ये आखिरी दिन था और अभी थोड़ी ही देर बाद जो है चुनाव प्रचार पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और आज जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय जो सीट रही वो मीरापुर सीट और सीसामऊ सीट रही। मीरापुर सीट पर जहां पर जयंत चौधरी, असदुद्दीन ओवैसी, इसके बाद अखिलेश यादव भी किसी तरीके से रोड शो में पहुंचे क्योंकि वो सुबह जो है महाराष्ट्र में थे, और इसके अलावा चंद्रशेखर आज़ाद भी वहां पर थे। और असदुद्दीन ओवैसी ने लगातार अपने जो शब्दों के बाढ़ हैं वो लगातार चलाए, योगी आदित्यनाथ से तमाम जो सवाल हैं वो पूछे। वहीं दूसरी तरफ सीसामऊ सीट जहां पर डिंपल यादव आज चुनाव प्रचार में थी, रवि किशन आज चुनाव प्रचार में थे। तो ये तमाम जो दिग्गज हैं वो अलग अलग सीटों पर, और चुनाव के आखिरी क्षण, ये जो एक तरीके से कैंपेन का जो आखिरी क्षण है उसमें सबने अपनी पूरी जो कोशिश है वो की है कि लोग जो हैं, जनता जो है वो उनके पक्ष में वोट करे। और अब देखना होगा क्योंकि अब 20 को वोटिंग होगी तो जिसने जो भी मुद्दे उठाए हैं, क्या योगी आदित्यनाथ के जो मुद्दे हैं या जो समाजवादी पार्टी के किस तरीके से चुनाव वाले दिन लोगों के जहन में इसका क्या असर होगा, किस तरीके से ये प्रभावी होंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। शुक्रिया विवेक इस जानकारी के लिए। मणिपुर में हिंसा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने एक महत्वपूर्ण बैठक की है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में मणिपुर में 5000 जवान और भेजने का फैसला। इस लिहाज से मणिपुर में अर्धसैनिक जवानों की संख्या अब 27,000 हो गई है। मणिपुर में जल्द से जल्द हालात सामान्य बनाने की कोशिश की जा रही है और इसी को लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।